औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं गुजरांवाला का सबसे बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क G4 गुजरांवाला। नाज़रीन, आज हम जिस प्रोग्राम को लेकर आपके सामने हाजिर हैं, ये डीसी कॉलोनी की करप्शन को लेकर जो पिछले दिनों में आपने हमारे प्रोग्राम सुने देखे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक उसमें नई डेवलपमेंट है, वो आपको बताने के लिए ख़ास तौर पर डीसी कॉलोनी के मेंबरान यानी कि डीसी कॉलोनी के जो रहायशी हैं उनको बताने के लिए, उनके इन्वेस्टर्स जो वहाँ पे फ़ाइल्स परचेज़ कर चुके हैं, जो वहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इंटीमेट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, नई डेवलपमेंट बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज एक जो नई डेवलपमेंट है, शायद आप तक वो पहुँच चुकी हो या आज मेरे ज़रिए आप तक वो पहुँचे, क्योंकि उसमें नई जो चीज़ ये आई है कि आज जो डिप्टी रजिस्ट्रार गुजरांवाला कोऑपरेटिव हैं उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें डीसी कॉलोनी की जो कन्वेनर्स थे, जो कमेटियां थी, उनको तहलील कर दिया गया। वो नोटिफिकेशन जब कॉलोनी की इंतज़ामिया को मिलता है तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्रेसिडेंट की तरफ से उसको उन्होंने डिज़ोल्व कर दिए हैं, तहलील कर दी हैं वो सारी की सारी कमेटियाँ। तो उसी सिलसिले में आज डिस्कस करने के लिए हमारे पास मेंबर हैं जो डीसी कॉलोनी के, जो आज से पहले भी हमारे साथ मौजूद थे। वो हमारे साथ मौजूद हैं राना इफ्तिखार साहब, और उसके साथ हमारा साथ देंगे अशरफ डार साहब, और इसी के साथ साथ हम ओपिनियन के लिए डीसी कॉलोनी की तरफ से अपने साथ लेने की कोशिश करेंगे जो डीसी कॉलोनी के जनरल सेक्रेटरी हैं आतिफ चीमा साहब को। और आतिफ चीमा साहब से हम पूछेंगे कि जो आज की जो नई डेवलपमेंट है उसमें वो आज इस बारे में क्या कहते हैं। जी राना साहब, आज आपके सामने ये नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आया, इस पे आप क्या बताना चाहेंगे कि ये जो कमेटियां तहलील की गई हैं इसकी वजह क्या है, क्यों तहलील की गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नुमान भट्ट साहब, आपने आज फिर मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से अपने ख्यालात का इज़हार करने का। ये जो कमेटियाँ तहलील की गई हैं जी, इसमें ऑब्वियसली जो हमारी एक स्ट्रगल है, जो करप्शन हो रही है इस वक्त डीसी कॉलोनी के अंदर, और जो एक मेगा करप्शन है फेज़ 3 के नाम से, जिसे एक्सटेंशन 3 कहते हैं ये, तो उसके बारे में जो हकायक, जो एविडेंस हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश किए थे और जो रिट चल रही है हमारी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके मज़ीद अच्छे जो है वो रिज़ल्ट सामने आएंगे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि वो हकायक पे मबनी एविडेंस थे, जिसकी वजह से रजिस्ट्रार साहब ने ये काम किया है। मैं समझता हूँ ये खुश नसीबी है उन लोगों की जो इस जो है जिन्होंने ये यहाँ प्लॉट अभी नहीं लिए, उनके लिए एक नमूना है कि वो यहाँ पे इस किस्म की कोई ख़रीदारी ना करें, ताकि वो आने वाले फ्रॉड में, क्योंकि ये लोग तो अपना टंडोर पूरा करके शायद मुल्क से भी भाग जाएं, तो क्योंकि कोई इनके पास ज़राए होंगे, तो उसके बाद वो जो लोग यहाँ रह जाएंगे जिनके प्लॉट्स की जिन्होंने फाइल्स खरीदी हुई हैं, तो वो बेचारे यहाँ जगह ढूंढेंगे। अभी चंद दिनों में आपके सामने एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है जो एक ख़ास सोर्स के हवाले से डॉन्स के ज़रिए बनाई गई है, कि वहाँ पर मैं नहीं समझता कि मैंने ज़ाती तौर पे उसको जाके विज़िट किया हुआ है, कि आपके डीसी कॉलोनी के अंदर जो डीसी कॉलोनी मेरे ख्याल मोर देन 20 ईयर्स से भी ज़्यादा अरसे में मुहित जो इसका जब ये मार्ज़ वजूद में आई, तो यहाँ एक लेक मौजूद है 13 एकड़ पे। राना साहब, वो एक जिसको इसका महल्ले वकू है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा पॉइंट है वो आज की जो कमेटियां तहलील की गई हैं उसके बारे में है। हमारे साथ इस टाइम नाज़रीन मौजूद हैं डीसी कॉलोनी गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी आतिफ चीमा साहब। हम उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इनकी क्या वजह है और आपने कौन कौन सी कमेटियां तहलील की हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आतिफ भाई, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं सर, खैरियत से हैं? आतिफ भाई, आज डीआर गुजरांवाला की तरफ से, डीआर कोऑपरेटिव की तरफ से जो नोटिफिकेशन एक जारी किया गया, जिसमें कमेटियां आपकी तहलील कर दी गई हैं, वो आप तक पहुंचा और आपकी सोसाइटी की तरफ से एक ये जो आपने नोटिफिकेशन जारी करके अपने पेज के ऊपर अपडेट किया, क्या इस बार इसकी थोड़ी सी वजह बताना पसंद फरमाएंगे आप? जी जी बिल्कुल। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा नुमान भाई कि बिल्कुल भी डीआर साहब की तरफ से ये ऑर्डर नहीं है कि कमेटियां तोड़ दी जाएं। उन्होंने सजेशन दी थी कि आप लोग रीशफलिंग की जाए
और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको डिफरेंट पोजीशंस पे एक्सचेंज किया जाए। उस सजेशन के ऊपर हमारा ये जो लेटर है ये प्रेसिडेंट साहब का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ठीक है, और प्रेसिडेंट के इख्तियारात हैं, उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। तो हमने इसमें ये लिखा है टिल फर्दर ऑर्डर, तब तक इनको जो है वो कर दिया जाए। रिवाइज करने के हवाले से हमने ये किया है। जैसा कि किसी भी जगह पे आप देखते हैं कि कुछ अरसा गुजरने के बाद आप को जरूर अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए और अपनी चीजों को अच्छे तरीके से चलाने के लिए सोच विचार भी करनी चाहिए। पोजीशन अगर चेंज करके अच्छे रिजल्ट आ सकें। लेकिन आतिफ भाई यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि इसी वक्त ये उनको क्यों इस तरह की जरूरत महसूस की उन्होंने कि इसी टाइम के ऊपर हमें कमेटियां तहलील यानी दोबारा इनको रिवाइज करना चाहिए या चेंज करना चाहिए या एक्सचेंज करना चाहिए, जबकि इस हालात में तो एक स्टे भी चल रहा है, हर चीज के लिए उन्होंने रोका भी हुआ था, लेकिन इस दौरान में उन्होंने कौन सी ऐसी जरूरत महसूस की? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। असल में ना एक दो एप्लीकेशंस थी जो डीआर ऑफिस में गई, छोटी मोटी, कोई मतलब जिस तरह कोई स्कूल की तरफ से एक टीचर ने दी थी, फिर जो है कोई और जिस तरह ये लैंड वो जो आया लास्ट आपके उसमें प्रोग्राम था, तो उस वजह से। और कुछ हमने ये सोचा कि रहायशी मेंबरान को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए। कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं, कुछ नहीं एक्टिव होते हैं, तो जो एक्टिव लोग हैं, रिहायशी मेंबर्स हैं, उनको हम अंदर इंजेक्ट करें और उसमें जो है वो बेहतर उनके सामने रिजल्ट लेने के लिए इसको हम करें। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। और जिस तरह अगर ऐसी ही बात है, अगर आतिफ भाई मैं यहाँ पे आपको माजरत से टोकता हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ी सी ये बात बता दें, अगर ऐसी ही बात है तो क्या आपने इस तरह का कोई नोटिफिकेशन या इस तरह की कोई चीज जारी की है जिसमें आपने ये बताया हो कि हम इसको इस तरह से करेंगे कि हम इनकी जगह पे कोई और लोग लेके आ रहे हैं, या आपने लोगों को का चुनाव किया हो इस बारे में? नहीं, असल में ना ये दोबारा एमसी में रखा जाता है, ठीक है, और एमसी इसको आगे फर्दर जब हमारी एमसी होगी तो हम इस पॉइंट को अब एमसी लेके जाएंगे और इसकी जो है वो चेंज करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए वो एमसी के अंदर उसको डिस्कशन में लेके आया जाएगा। अगर आप ऑर्डर को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो है ये जो सब कमेटीज की पावर्स हैं टिल फर्दर ऑर्डर, ठीक है, वो तब तक जो है वो खत्म की जाती हैं और डीआर साहब के जो है सजेशन पे, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट हमारी मतलब कुछ कमेटियां वो एक्टिव नहीं थी, ठीक हो गया, मेंबर्स एक्टिव नहीं थे। कुछ कमेटियां जिसका हमने ऑडिट करना था, जिस तरह हमने सोचा, एक ये मसाजिद के हवाले से आई थी कि 3 साल का टेन्योर होना चाहिए और उसके अंदर जो है वो आप ऑडिट करें, उससे लोगों को भी मौका मिले मसाजिद में अल्लाह के घर की खिदमत करने के लिए। तो जो है वो करना तो मसाजिद वालों नहीं है, वो जो है उनको दोबारा जो उनके सदर और खजाना और वो जो सा उनके चलिए वो तो चीजें आपके सामने चलती ही रहेंगी। इसका मतलब ये है कि आपने उनकी सजेशन के ऊपर ये तमाम कमेटियां जो हैं वो तहलील की हैं या उनको रिस्टोर बाद में करेंगे या उनकी जगह पे उनकी सजेशन के ऊपर आप उनको दोबारा से कोई और जो है ना वो उनको लेके आएंगे। अच्छा, एक और बात बताइएगा आतिफ भाई, आज से कुछ दिन पहले यानी 1 से 2 दिन पहले एक और नोटिफिकेशन हुआ जिसमें डीआर गुजरांवाला ने जो डीसी कॉलोनी गुजरांवाला है उसकी जो रजिस्ट्री है उनको बैन किया है, रोक दिया है या आपको फाइल जारी करने से रोक दिया है। क्या इस बात में कुछ सदाकत है? जी जी बिल्कुल, उन्होंने रजिस्ट्रियां जो है उसका कहा है कि हम देखें इंशाल्लाह ताला एक शहर आबाद करने जा रहे हैं और इसके अंदर अगर कोई जो है वो हमें जोन सा भी कदम उठाना पड़ा, वो उन्होंने इस लेटर को एक, क्योंकि कॉम्पैक्ट ब्लॉक सबसे पहले अब हमने टारगेट बनाना है, कॉम्पैक्ट ब्लॉक को क्लियर करना है, ठीक हो गया। हमारी आगे इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारी ब्रीफिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, हमें इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन 3 है, इसकी अलॉटमेंट और इसके काम की इजाजत मिल जाती है। देन हम उसके बाद जो उनसे हमारे, असल में ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको पता है कि 2006, 7 या 8, 9 से ये
प्रोफेसर टाउन आया और उसके बाद से ये जमीन की खरीदारी जो है वो अमल में आना शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और बात बताइएगा। अच्छा बस आप मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पे मुझे मेरे जराए कुछ इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आपने जो लैंड परचेज की थी, जो आपको जो पीपीज को अप्रूवल आपको मिली थी, जो पिछले रजिस्ट्रार ने आपको वो कहा था, आपने जो उससे बाहर जाके परचेज की है, जो कि नाले के अगली साइड पे है, जो एक नाला आता है गोंदावाला वाली साइड पे, तो वो जो रजिस्ट्रियां थी अगली वो भी कैंसिल कर दी गई हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। चंद रजिस्ट्रियां जो हैं वो हम ये देखते हैं कि ये थोड़ा सा बाहर है, इसीलिए हमने कहा कि जब तक पूरा अदारे को इन्वॉल्व करके, कोऑपरेटिव अदारे को इन्वॉल्व करके हम वो जो जोन से रजिस्ट्रियां देखें, जमीन के ऊपर सोसाइटी ने बनना है, ठीक हो गया। जोन से एकड़ हमें जल्दी चाहिए है, जिससे हमारा एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक बनता है, हम उसकी तरफ जाया जाए। इसकी रिवाइज पीपी की है एक्सटेंशन 3 के बाहर मेरे दौर में और मेरे से पहले जितना भी रकबा मौजूद है पिछले 8-10 सालों में, जो हमारे पीपी से बाहर है, हमें जो 2-3 माह पहले जो एडजॉइनिंग एरियाज की इजाजत मिली थी, ठीक है, उस पर जमीन ली गई, लेकिन अब हम उसको और अदारा जो है उसको बखूबी देख रहा है कि क्या चीज कहाँ पर क्या चीज को मुरतब किया जाए, ठीक हो गया। तो उसके अंदर इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारा जो अदारा है कोऑपरेटिव का वो एक लेआउट को क्लियर करेगा, वाज़ेह करेगा, तो फिर आगे हम चलेंगे ना। आपके जो जी साहब, यहाँ पे मैं एक आपको और चीज आपके साथ आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके ऊपर एप्लीकेशंस मौजूद हैं, आप डीआर के पास या रजिस्ट्रार के पास जो आपके ऊपर एप्लीकेशन सोसाइटी के ऊपर दी गई और आप उसकी हेयरिंग में जा रहे हैं। हेयरिंग में जो आपकी मुख्तलिफ डेट्स थी, जिस तरह के पिछले दिनों 2 तारीख के बाद, मतलब 2 तारीख के बाद जो अभी आपकी डेट थी, जो पिछले ट्यूसडे को वहाँ पेश हुए, उसके बाद अगली डेट जो फर्दर अभी जो मंडे को है, आपको दोबारा उसमें हेयरिंग के लिए बुलाया गया है। क्या उस हेयरिंग के दौरान जो वो क्या ऐसी चीज है कि अगर वो इस तरह की ही चीज मौजूद हो कि आपने उसमें वायलेशन ना की हो, आपने जो लैंड की परचेजिंग में आपने जो बायलॉज की हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसमें जो है ना वो रजिस्ट्रार की तरफ से वो जो आपके ऊपर स्टे है उसको खत्म ना किया जा रहा हो, उसको लेंथी क्यों किया जा रहा है, अगर ऐसी ही चीज मौजूद है जो आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। असल में अभी उन चीजों का तयन हल है कि हमने क्या जगह का इंतखाब करना है, कौन सी जगह का इंतखाब करना है और कौन सी जगह का नहीं। ये एक दिन का काम नहीं है ना, 2-3-4 मीटिंग और हेयरिंग चल रही है ना, उसके बाद रजिस्ट्रार साहब को क्लियर होगा कि ये जगह का क्यों इंतखाब किया गया, प्रोफेसर टाउन क्यों मिली, बाहर की जमीन क्यों ली गई और कितनी जमीन ज्यादा दूर है, कितनी जमीन ज्यादा करीब है। उसके बाद ही वो कोई ऑर्डर हमें देंगे, ठीक हो गया। अभी जो है वो ब्रीफिंग और हेयरिंग कंटिन्यू है, उसकी अभी नेक्स्ट वीक में फिर हेयरिंग है। जब तक उनको सारी चीजें इन पिक्चर वो होंगे, उसके बाद उसका वो कोई फैसला करेंगे। और हमने इसी उसमें डीआर साहब ने जो है फर्दर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जिस तरह आप समझते हैं कि ये जो रजिस्ट्री ब्रांच है, अब ये ऑर्डर भी जो रजिस्ट्री ब्रांच को किया गया वो इसीलिए किया गया कि जो पिछली एक रजिस्ट्री आपने बताया, आपके भी में है कि वो एक जो है फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्री की गई थी, उसकी वजह से वो उन्होंने लेकिन वो तो सिर्फ एक रजिस्ट्री थी और उसका एक पैच जो वो पहले भी किया जा चुका था, तो वो उसकी बिना पर जहां पर मुझे इंफॉर्मेशन है, जो मेरे जराए मुझे इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा उसमें कुछ नहीं है। आतिफ भाई बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको दोबारा जो आपका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी राणा साहब, आपने डीसी कॉलोनी का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया, आपने बात सुनी उनकी कि उनका कहना ये है कि जो कमेटियां तहलील करने की जो सजेशन आई थी डीआर की तरफ से, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमने तमाम कमेटियां तहलील की हैं, लेकिन उनको तहलील जो हमने किया है, हमारा मकसद और हमारा मतलब यही है कि हम उनको दोबारा से
रिव्यू करेंगे और उन जो हमारे जो कमेटी के कन्वीनर्स हैं उनकी जगह पे नए लोगों को लेके आएंगे जो उनको बेस्ट समझते हैं। या जिस तरह उन्होंने एक और बात कही कि उसमें कुछ कमेटियां ऐसी थी जिनके ऑडिट्स होने वाले थे, कुछ गैर फाल कमेटियां थी, उनको वो चेंज करके नए लोगों को लेके आएंगे ताकि वो काम किया अच्छे तरीके से वो डीसी कॉलोनी की खिदमत कर सकें। क्या आप उनकी इस बात की तायद करते हैं या तरदीद करते हैं? नुमान साहब, मैं जनाब मोहतरम सेक्रेटरी साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहे थे और बड़ी महारत रखते हैं वो माशाल्लाह अपनी गुफ्तगू में, कि माशाल्लाह वो झूठ बोलने में जितनी उनको महारत है, शायद अगर उनको इतनी अल्लाह ताला ने तौफीक दी होती तो वो इतनी सदाकत और ईमानदारी के साथ डीसी कॉलोनी की खिदमत करते तो आज वो ये दिन उनको ना देखने पड़ते। मैं बड़ी मातरत के साथ कि वो जिस तरह कह रहे थे कि डीआर साहब की डायरेक्शन के ऊपर, पहले उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि गुफ्तगू के आगाज़ में उन्होंने कहा जी ये डीआर साहब के कहने पे नहीं हुआ, तो बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि डीआर साहब की डायरेक्शन के ऊपर सदर ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया। मैं सिर्फ सेक्रेटरी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ और पूरी रजीम से बाशमूल सदर से, मैंने जो फिजिकली इसका सर्वे किया और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि चंद दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री डीसी कॉलोनी एक्सटेंशन 3 की ऑन एयर होगी। उसको देखने के बाद लोगों ने खुद फैसला करना है कि उन्होंने एक्सटेंशन 3 में जगह परचेज करनी है या नहीं करनी, और इसका फैसला भी कमेटी ने और डीआर ऑफिस ने और इस मिनिस्ट्री ने करना है कि आया एक्सटेंशन 3 बननी है या नहीं बननी। राणा साहब, कौन सी ऐसी जगह है, क्या वो जमीन पे जगह नहीं है, कोई चांद पे जगह को डीसी कॉलोनी ने लिया जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि वहां पे एक्सटेंशन 3 बनेगी या नहीं बनेगी? सर, आप तशरीफ ले जाएं, डीसी कॉलोनी फेज 1 और फेज 2 के अंदर एक लेक मौजूद है जो 13 एकड़ के ऊपर मुहित है। मैं सिर्फ पहले तो सेक्रेटरी से ये बात पूछना चाहता हूँ, सदर से और रजीम से, कि वो 13 एकड़ पे जिन लोगों की अलॉटमेंट है उनका कसूर क्या है कि उनको आपने पिछले 25 से 27 साल के अंदर उसका पोजेशन नहीं दिया। वो आज भी लेक है, वहां पे मट्टी डाल के लोगों को प्लाट तो दिए नहीं गए। तो अगर उन्होंने घर लेक पे बनाने हैं तो मैं समझता हूं कि इनको फिल फॉर एयरवाइज से रब्ता करना चाहिए कि वो लेगुना सिटी डीएचए में ना बनाएं, वो डीसी कॉलोनी में बना लें। इनके काफी पैसे बच जाएंगे, उन लोगों को अच्छे पैसे मिल जाएंगे प्लॉट्स के। ये सिर्फ एक लेक है जिसके इंतजार में लोग 27 साल से बैठे हैं, प्लॉट के इंतजार में। जब आपके सामने वो डॉक्यूमेंट्री जो हमने अरेंज की है वो जब ऑन एयर होगी तो वहां पे इस जैसी 20 लेक्स हैं एक्सटेंशन 3 में 20 लेक्स हैं जिनकी गहराई फिजिकली 30 फुट से ज्यादा है। राणा साहब, क्या इस चीज का रजीम को पता नहीं है कि वहां पे इस तरह के पैचेस हैं, जहां पे इस तरह की वो मतलब इस तरह की लेक्स मौजूद हैं, नाले मौजूद हैं, क्या उनको ये चीजें नजर नहीं आती? बड़ी मादरत के साथ अभी हम जिस अपील में जा रहे हैं, और ये मेरी एफर्ट मेरी अपनी ज़ात के लिए नहीं है, ये मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए है। डीसी कॉलोनी में जो चाहे वो एक्सटेंशन 3 में आए, 2 में आए, 1 में आए, उन लोगों के लिए है कि जो बुनियादी उनके फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। पहली बात, मैं अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इस सारी रजीम से या लेकिन यहाँ पे मैं आपको टाइम देने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि क्या ये सारा का सारा कसूर सेक्रेटरी का है? सदर जो है वो क्या कर रहे हैं? वो सदर किस लिए हैं सोसाइटी के? दूसरी जो कन्वीनर्स बनाए गए हैं, जिस तरह के आपने बात की है जगह की, कि जगह इस तरह की है कि वहां पे लेक्स मौजूद हैं, जहां पे पैचेस मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल से यहाँ पे तो लैंड कमेटी और लैंड के डायरेक्टर जो है वो क्या वहां पे कर रहे हैं कि प्रॉपर सेक्रेटरी तो नहीं वहां पे जाके हर चीज को देखता, या सदर तो नहीं देखता, या दूसरे लोग तो नहीं देखते। क्या ये प्रॉपरली उस कमेटी का काम नहीं है कि वो जाके उसकी फिजिबिलिटी देखे, उसकी गहराई देखे, वहां पे कितनी मिट्टी पड़ेगी, लोगों को यहाँ पे हमने आबाद करना है? क्या वो जो लैंड कन्वेनर है, वो मेरा ख्याल है उनका नाम अगर जुल्फकार चीमा है, अगर मैं गलत ना कह पाऊं तो, तो क्या वो इस चीज को वो किस तरह प्रूव करके जाके आगे पेश करते हैं कि जी ये बिल्कुल जो लैंड है बिल्कुल ठीक है, इसको परचेज कर लिया जाए? बिल्कुल बजा फरमाया आपने नुमान भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मैं उन लोगों को मुखातिब कर रहा हूं कि जो एक्सटेंशन 3 के बहुत ज़्यादा खैर ख्वाह हैं और उसको जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुंचते हुए देखना चाहते हैं।
जो मेरा एक ज़ाती तजर्बा है डीसी कॉलोनी में रहते हुए, क्योंकि जब मैंने प्लॉट ख़रीदा तो मैंने फिज़िकली इसको बनाने के लिए 10 साल इंतज़ार किया, जो जीटी रोड पे मौजूद थी और लेवल थी। और इसके अंदर ना तो कॉलेज है बच्चियों का। मैं तो उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं कि जो रोज़ाना अपनी एक बच्चे और बच्ची की कम से कम उसकी कन्वेंस जो है उसको 9 से 10 हज़ार रुपया पे करते हैं सिटी तक बच्चों के आने जाने का। वो क्यों सवाल नहीं पूछते इस रजीम से, सेक्रेटरी से और प्रेसिडेंट से कि हमारे बच्चों के कॉलेज की जगह कहाँ है जो यहाँ पे नक्शे पे मौजूद थी, जो बेच दी गई। अभी हमें कॉलेज की ज़रूरत है, वो कॉलेज कहाँ बनेगा। उसके बाद यहाँ जच्चा बच्चा सेंटर नहीं है, उसकी जगह है वो कहाँ पे कहाँ चली गई। हमारे जच्चा बच्चा सेंटर के लिए हमारी माओ बहनों को, हमारी बेटियों को कहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 3 है यहाँ का हॉस्पिटल। एक छोटी सी डिस्पेंसरी जो इससे प्रीवियस गवर्नमेंट रजीम थी उन्होंने एक बना दी। मैं समझता हूँ उन्होंने क्या करप्शन की नहीं की ये खुदा जानता है, या उनके बारे में भी कुछ केसेस चल रहे हैं, इसका जवाब वो खुद देंगे। इसका वो जवाब मुझे नहीं देना, उन्होंने जिन कोर्ट्स में चल रहे हैं वहाँ पर देंगे। उन्होंने एक डिस्पेंसरी बना दी, चलो वहाँ से लोगों को थोड़ी बहुत सहूलत मैसर है। उसके बाद स्कूल, यहाँ पर एक बीकन हाउस स्कूल है, वो स्टे की नज़र हुआ है, जहाँ से कोई रेवेन्यू आना है, इस सोसाइटी ने चलना है, वो बंद है। अल नूर स्कूल के अंदर पढ़ाई कम और फाशी ज़्यादा। जो उसका कन्वीनियर लगे हुए थे वकास शाहिद साहब, जो इस वक्त मफरूर है इंग्लैंड में, और उन्होंने वहाँ पे उनकी, मैं लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, उनकी काफ़ी सारी स्नैप्स और वीडियोज़ हैं, इंशाल्लाह वो भी ऑन एयर करेंगे। जब पूरी रजीम को पता है कि वहाँ पर ये कुछ हो रहा है, तो अगर उन्होंने उसका नोटिस नहीं लिया, इट मीन्स कि एवरीबडी इज इन्वॉल्व फॉर दिस करप्शन एंड मेगा स्कैंडल्स। उसके बाद आप आ जाएं, यहाँ पे कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, यहाँ कोई बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं है, बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, लॉन्ग टेनिस कोर्ट नहीं है। इतनी बड़ी सोसाइटी है, जबकि इसके जो इसका बुनियादी मैनिफेस्टो था, जो इसका नक्शा था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी। आया ये लोग इनसे ये क्यों नहीं पूछते कि वो कम्युनिटी सेंटर कहाँ है। हमारे यहाँ एक पेट्रोल पंप जो हर हुकूमत में हम हर दौर में सुनते हैं बन गया, हमारे यहाँ डीसी कॉलोनी में पंचर की दुकान भी मौजूद नहीं है। पेट्रोल पंप तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर पंचर की दुकान मौजूद नहीं है। और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, सिक्योरिटी देख लें, सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी जो है, हम उस सिक्योरिटी से ही महफूज नहीं है। जब भी यहाँ पे कोई भी चोरी डकैती हुई है, यहाँ की मौजूदा सिक्योरिटी उसमें इन्वॉल्व पाई गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो रोड्स की हालत है, खुदारा जाके देखें, जैसे फकीर के कपड़े में पेमद लगा होता है, ऐसे इसकी सड़कों को पैचेस लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक ग्राउंड है, बाकी इतने बड़े ब्लॉक्स हैं, किसी दूसरी जगह पे ना तो कोई वॉकिंग ट्रैक है, ना कोई बुनियादी सहूलत है। अभी कैमरास लगाए जा रहे हैं, वो कैमरा की हाइट्स इतनी है कि आप खड़े होकर वो कैमरा उतार लें। अभी कोई यहाँ पर वाकया हो जाता है तो उसके लिए फर्स्ट एड के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ को फर्स्ट एड दी जा सके। जब हम इन बुनियादी सहूलतों से, सबसे बड़ी बात है डीसी कॉलोनी के बाहर फेज 2 के गेट के सामने से अभी तक वो कैंट से परमिशन नहीं ले सके कि आप डायरेक्ट गाड़ी डीसी कॉलोनी के अंदर मोड़ लें। फर्स्ट जो फेस है, जो मेन बुलेवार्ड है इसके साथ एक बस स्टॉप है जो कैंट ने बनाया, आप उसको फाल नहीं कर सके। आप दूसरे सेकंड गेट की एंट्रेंस के ऊपर से हर्डर्स को पीछे नहीं कर सके कैंट बोर्ड से। मैं समझता हूं जब आप बुनियादी ये सहूलतें देने से, मुयस्सर करने से, आपके पास बुनियादी रहने वाले लोगों के पास, रिहायशियों के पास ये बुनियादी सहूलतें नहीं है जिससे आप देने से आप कासिर हैं, तो इनके होते हुए फेज 3 में वो क्या मेगा प्रोजेक्ट है, वहां पे कौन सी आसमान से हुरें उतरनी है, वहां पे ग्राउंड के ऊपर वो कौन सी ऐसी मादनियात हैं जिसको आप उन गढ़ों से 30-30 फुट गढ़ों से हासिल करना चाहते हैं, कि फेज 3 का होना क्यों जरूरी है। और दूसरी बात, अब मैं आपके एजेंडे पे आ जाता हूं, जो आपने बात की फेज 3 की, कि सर आप वो जब वो डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर होगी तो आप उसको देखिएगा और उसके बाद फैसला कीजिएगा। हम वो रिट डीआर साहब के पास भी लेके जा रहे हैं, सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब के पास भी, और इवन प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी, क्योंकि उसके अंदर मेरी ना तो वहां जमीन है, ना मेरा कोई वहां प्लॉट है, ना मेरी कोई ऐसी जागीर है कि जिसको मैं किसी को ब्लैकमेल करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे जो बुनियादी जरूरियात मेरे बच्चों की हैं, इस डीसी कॉलोनी के रहने वाले हर माँ बाप, बच्चे और उनके आने वाले फ्यूचर की है, पहले उसको पूरा करके मैं बड़ी खुशी से मैं कहता हूं कि डीसी कॉलोनी की एक्सटेंशन 10 तक बनना चाहिए इसको।
लेकिन खुदारा पहले इसको मुकम्मल करें, उसके बाद उस पर फोकस करें। और फिर जिस एक्सटेंशन 3 को आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो हमने अभी रेट की है, इंशाल्लाह वो मंडे को इंशाल्लाह नोटिस हो जाएंगे कि उसके अंदर हमने पार्टी बनाया है जी उसको GDA को, कि GDA के बोर्ड ने इसकी परमिशन दी तो दी कैसे, क्योंकि जो बुनियादी इसके कॉर्पोरेट लॉ है वो उसके बिल्कुल मुनाफी है, क्योंकि उसके लिए आपको स्ट्रेट पैटर्न जगह चाहिए होती है, जबकि 20 एकड़ इधर है, 40 एकड़ वो दूसरे गांव में है, और उसके साथ 15 एकड़ उससे तीसरे गांव के अंदर है, जबकि वो जिग-जैग है। ऐसी कभी भी कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ऐसी सोसाइटी को परमिशन नहीं दी जाती। आप उन गढ़ों के होते हुए वहां पे सीवरेज कैसे डालेंगे, रोड्स कैसे बनाएंगे, मुझे इसी बात का जवाब चाहिए। जो 13 एकड़ के ऊपर 27 साल आपने वहां पे फिलिंग करके वो प्लॉट इशू में किए, तो जो एक्सटेंशन 3 है वो तो 40 से 45% इस तरह की लेक पे मुश्तमिल है। उसके अंदर आप करप्शन करने के लिए जो वहां पे सोसाइटीज पहले से मौजूद थी, जिनके यहाँ आप देखेंगे एक स्टेट लाइफ है, कुछ प्रोफेसर है, कुछ जो खालिद सुल्तान ने बनाई उसकी सीवरेज बंद हो चुकी है, वहां पर एक सड़क भी मौजूद नहीं है, वहां सेम नाला मौजूद है। उस डॉक्यूमेंट्री में देखें कि सेम नाले से दूसरी तरफ की लाइफ क्या है। इस तरफ इन्होंने जो लैंड्स खरीदी हैं उसको खरीदने के बाद वहां एक और करप्शन हो रही है। अभी वहां पर जो कॉर्पोरेट लॉ है कि जब आप कोई जगह क्वायर कर लेते हैं तो बाय लॉज उसका 90% उसके मालिक को जाता है और 10% सोसाइटी रखती है, जबकि वहां पर बिल्कुल टोटली, मेरे पास वो वीडियोस मौजूद हैं जो वहां के लोगों ने जमीनें क्वायर करवाई हुई हैं, उनकी वीडियोस हमने बनवाई हैं वो सारी उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, कि उनको ही वो जमीन ठेके पे दी हुई है। आप इससे बड़ी भी कोई करप्शन देखना चाहते हैं कि इस बाइलास के मुनाफी है हर चीज कि उनसे ठेका लिया जा रहा है। वहां पर ट्रॉलियां लगी हुई हैं जो वहां से मट्टी निकाल रही हैं। जब आपने एक DC कॉलोनी के लोगों से पैसा ले लिया, उसकी फाइल्स भेज दी, उनके प्लॉट से आप मट्टी लेके जा रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी करप्शन जिसे हम माजरत के साथ, मैं आपके प्रोग्राम के वसादत से अच्छा तो नहीं लगता, जिसे मैं कहता हूं कि चिंदी चोर भी वहां मौजूद हैं। जिन लोगों ने कभी जिंदगी में पैसा नहीं देखा था वो लोग भी इस रजीम का, इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। जो लोग इस DC कॉलोनी में अभी लैंड कन्वीनियर जुल्फकार चीमा साहब हैं, मेरी उनसे कोई जाती अदावत नहीं है, कुछ नहीं है, मैं माजरत खा हूं उनसे ये पूछना, ये मेरा सवाल है उनसे कि आपके पास वो कौन सी अलादीन का चिराग है जिसको रगड़ने के बाद आप वहां से मिट्टी को लेवल करेंगे और वहां पे कारपेट रोडें बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे जिस रेट के ऊपर आप ये फाइल बेच रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर इस फाइल को आप 1 करोड़ के 10 मिलियन की 5 मरला भी बेचें तब भी वो आप कड़े पुर नहीं कर सकते, ना वो सीवरेज डाल सकते हैं ना गैस डाल सकते हैं। पहली बात है कि DC कॉलोनी फेज 3 के लिए मेरी ये पूरी रजीम से आस्किंग है कि 17 किलोमीटर घूम के गोंतला वाला गांव के अंदर से गुजर के एक इतने बड़ा, जो अभी सेक्रेटरी साहब ने फरमाया, हम एक नई दुनिया बनाने जा रहे हैं। खुदारा जिस दुनिया में रहते हैं उसको ठीक करें, पहले आप उसको ठीक करें। वो दुनिया जो है, वो जो लोग इस करप्शन का शिकार हो चुके हैं, जब तक हम मौजूद हैं, जब तक उसको बाइलाज आप ठीक नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ सीसा पलाई दीवार बने रहेंगे। जब आप उसको बाइलाज इस एक्सटेंशन को दुनिया के सामने लेके आएंगे, हम इससे मुतमिन हो जाएंगे और इसके बाहर मुतमिन हो जाएंगे। हमारी आपसे या इस सिस्टम से कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह, शाना बशाना, कंधे के साथ कंधा मिला के, जैसे हमने कंधे के साथ कंधा मिला के आपको सेक्रेटरी बनाया था। यही बात मेरे अल्फाज आपने छीन लिए। राना साहब, आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो गिनवाई हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, ये है, ये इतने सुकम मौजूद हैं और इतनी इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं जिन्होंने नहीं की हैं। इन लोगों को तो अपने कंधों पर बिठा के आप खुद लेके आए थे, क्या आप इन लोगों को बिठाकर पूछ नहीं सकते कि हमने? और इसके बाद इन्होंने इतना कुछ किया, इतनी करप्शन कर रहे हैं बिकौल आपके, ये पूरी की पूरी रजीम, सदर साहब कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, लैंड कन्वीनर कर रहे हैं, फलां कर रहा है, नायब सदर कर रहा है। तो अगला इलेक्शन बहुत करीब है, आप लोग फिर उनके साथ मिल जाएंगे। मादरत के साथ जी, ना तो मैं इस रजीम का हिस्सा बनने वाला हूँ। अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है, तो वो मैं इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनके अपने हकूक़ के लिए और DC कॉलोनी के लोगों के हकूक़ के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, और उसके लिए मुझे किसी प्लेटफार्म की और या किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं है।
वैसे जो इलेक्शन से पहले आते हैं लोग, इसी तरह जो कमेटियां बनती हैं, पैनल्स बनते हैं, जितने पॉलिटिकल लोग हैं वो बातें इसी तरह की करते हैं। मेरी शख्सियत सबके सामने है जी। मैंने जब से मैं यहाँ रहता हूँ 3 इलेक्शन मेरे सामने, तीसरा इलेक्शन आ रहा है। हर इलेक्शन के अंदर दोस्त अहबाब आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया है, दुनिया में आपको भरोसे करने पड़ते हैं। लोग अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आते हैं, अपना मौक़िफ़ लेके आते हैं, उसको आगे रख के हम उनके साथ चलें। और कैप्टन खालिद सुल्तान जो थे 2 दफ़ा इस मेरे होते हुए यहाँ के, एक दफ़ा सदर बने और एक दफ़ा आ रहे, और मैं उनसे सिर्फ एक सवाल वो भी मुझे बताएं। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि वो सबको यही बात कहते हैं कि डीसी कॉलोनी मेरी माँ है। मुझे हैरत है कि वो मुझे अपनी माँ के लिए वो घर बताएं जो उन्होंने डीसी कॉलोनी में बनाया हो। उनके पास यहाँ पर अपना ज़ाती घर मौजूद नहीं है। उनका वोट आई एम नॉट श्योर, शायद एक्सटेंशन 3 में, अगर एक्सटेंशन 3 में नहीं है, 2 में है, 1 में भी है, कहीं पे है, तो उनका ज़ाती घर कहाँ मौजूद है। उन्होंने आज तक इस डीसी कॉलोनी में रहना पसंद नहीं किया। उनकी रिहाइश लाहौर के अंदर है। मैं खुदा हाथ जोड़ के उन लोगों से अपील करूंगा जिन्होंने मुत्तहिद बार इस सोसाइटी का सदर बनाया, खुदा इस पे और जुल्म न कीजिएगा। मैं अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूंगा जी, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो। इस पर रज़ा साहब डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मशरफ डार साहब की तरफ आएंगे। डार साहब, आपने भी एक स्टे ले रखा है, आपके स्टे की क्या मौजूदा सूरत हाल है, अभी क्या अपडेट है उस बारे में? शुक्रिया जनाब नुमान साहब। मैंने वो स्टे लिया है जो कब्रिस्तान का जो हिस्सा है, जो इनके मास्टर प्लान में है, तकरीबन 20-25 साल से उसका ये फरोख्त करना चाहते थे। ठीक है जी, मैं वो कानून का सहारा लिया, मैं वो स्टे लिया। फिर वो स्टे की जो 5 जनवरी पड़ी हुई है, ये पेश नहीं होते, ये किसी लोगों के हिस्से उसको फरोख्त करना चाहते हैं। मैं उसको रोकने के लिए अदालत में गया हूँ, कानून का सहारा लिया है, बस उनको बेचने देगा। वो कब्रिस्तान का हिस्सा है, वो कब्रिस्तान का हिस्सा रहेगा। लेकिन हमारी इससे पहले बात हुई थी सेक्रेटरी साहब से, उनका कहना ये था कि इस तरह की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही कि उस जगह को फरोख्त किया जा सके। वो जगह कब्रिस्तान की है और वो कब्रिस्तान की ही रहेगी। जी नाज़रीन, आज की जो मौजूदा सूरत हाल के बारे में हमने आपको अपडेट किया। अशरफ डार साहब जो कि स्टे ले चुके हैं, उनका भी मौक़िफ़ हमने आपको सुनाया। राना इफ्तिखार साहब जिन्होंने अपने आपको इस बारे में कम्प्लीटली ब्रीफिंग दी कि जो भी, चूँकि ये वहाँ के मेंबर हैं और आइंदा आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, और ये वैसे भी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं और एक्टिव भी हैं। आपने उनकी बातें सुनी कि वो किस तरह की अपनी नज़र रखते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी की जो है ना फ्यूचर के लिए। तो कमेटियों के बारे में आतिफ चीमा साहब जो कि सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि जो कमेटियाँ हैं उनको तहलील किया गया है। उसकी वजह ये है कि हम आने वाले दौर में, आने वाली जो EGM है उसके अंदर हम नए लोगों को लेके आएंगे। जो गैर फ़ाल लोग थे उनको हम हटाएंगे और उनकी जगह फ़ाल लोग लेके आएंगे ताकि वो सोसाइटी की खिदमत कर सकें। और दूसरी बात, जब रजिस्ट्रियों के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात को एग्री किया कि वाक़तन यहाँ पे जो रजिस्ट्रियाँ हैं उनको बैन किया गया है, अभी रोका गया है। और ताकि जो है ना, जिस तरह के पिछले दिनों में कुछ वाक़या पेश आया जिसमें कि एक फेक रजिस्ट्री जो है ना, फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्री जो है ना यहाँ पे की गई और उसके अगेंस्ट जो है ना वो फाइलें भी जारी की गई। एक और सवाल के जवाब में जब उन्होंने एक बात को बड़े मोहतात अंदाज से और बड़े बेहतरीन अंदाज से, मैं समझूंगा, गोल किया कि जो उस सेम नाला है उसकी अगली साइड पर जो जगह परचेज की गई है उसको मनसूख कर दिया गया है, उसका उन्होंने बड़े खूबसूरती से जो है ना उस बात को गोल किया और उस बात का जवाब ना दिया। ये सारी बातें नाज़रीन आपके सामने, आप इस बारे में बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आने वाली जो फेज 3 है, एक्सटेंशन 3 है, उसका क्या हाल होगा और सोसाइटी में बसने वाले लोग अपने फ्यूचर को किस तरह के देख सकते हैं। आइंदा जो इसकी तरफ से, कोऑपरेटिव की तरफ से जो डेट दी गई है, उसके बाद हम जो स्टे की क्या सूरत हाल बनेगी इसके बारे में आपको अगले दिन अपडेट करेंगे। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।